गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम लोग प्रत्येक चैप्टर को एक सीक्वेंस में पूरा अध्ययन करेंगे और प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक एक्सरसाइज का सबसे पहले थ्योरी पार्ट होगा और उनके बाद उस थ्योरी पार्ट से बनने वाले उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। हम लोग जो बुक का जो एक रेफरेंस लेंगे वह एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस में रखेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक, मतलब एनसीईआरटी बुक सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल है जिसको आप उदाहरण कहते हैं। और उसके बाद आपका एक्सरसाइजेज आते हैं जिसको आप प्रश्नावली कहते हैं। उसके बाद ऑप्शनल आते हैं, ऑप्शनल को आप हिंदी में ऐच्छिक भी कहते हैं, ये ऐच्छिक आते हैं। तो हम टोटल बुक की बात करें, क्लास 10th के एनसीईआरटी की बुक मतलब बीटीसी के बुक की बात करें तो टोटल बुक में आपको उदाहरण जो दिया गया है ना 171 उदाहरण आपका क्वेश्चन है, उदाहरण से 171। और एक्सरसाइज में जो टोटल क्वेश्चन है आपका, तो पहले आप जानिए कि टोटल एक्सरसाइज कितने हैं किसमें, क्लास 10th के मैथमेटिक्स में। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपका टोटल एक्सरसाइज कितने हैं, प्रश्नावली कितने हैं, ये आपका केवल और केवल 49 ही एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है केवल। और इस 49 एक्सरसाइज में आपका 383 क्वेश्चन ही मात्र मिलेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज आपका कितना हो गया 49 और इसमें क्वेश्चन होगा टोटल 49 एक्सरसाइज में 383 ही क्वेश्चन है। और ऑप्शनल ऐच्छिक में आपका मात्र 48 क्वेश्चन है, मात्र 48 क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं 48 क्वेश्चन। अगर इन सभी क्वेश्चन को अगर आप जोड़ेंगे ना 602 क्वेश्चन ही मात्र आपका होगा। और 602 क्वेश्चन की पढ़ाई अध्ययन आप लगन से एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ कर लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में, आंसर राइटिंग करने में कहीं पर भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो इन 602 क्वेश्चन ही मात्र है, उदाहरण सहित बता रहे हैं, ऐच्छिक भी बता रहे हैं। ऐच्छिक से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन मैंने ऐच्छिक को भी लिया है। इसका मतलब ये हुआ आपका मैथमेटिक्स का जो लेवल है यहां से यहां होने वाला है ना। इसलिए अगर आप इन तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को आप देख लेते हैं तो आपको दूसरा मैथ पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। और पढ़ना पड़ेगा तो आप केवल प्रैक्टिस के लिए करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड भी करूंगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी के तो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो देखेंगे और उस थ्योरी पार्ट से बनने वाले जैसे आर डी शर्मा का बुक हो गया, केसी सिन्हा की बुक हो गया, आर एस का बुक हो गया, उन बुक से भी हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका उस थ्योरी सेक्शन से बनने वाले, उस चैप्टर से बनने वाले, उस एक्सरसाइज से बनने वाले जो भी क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन पर आपका पकड़, कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हमारा मानना है कि या अच्छे मैथमेटिक्स के जानकार मानते हैं कि अगर बच्चे का मैथमेटिक्स के थ्योरी सेक्शन और क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों अगर ढंग का है, ठीक से है और बढ़िया से करता चल रहा है तो उनको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी मैथमेटिक्स को सीखने में नहीं होगा और वह बच्चे का मैथ बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग उसी चीज को पकड़ते हुए तो सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को देखेंगे और उनके बाद उस थ्योरी सेक्शन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या ये सब पूछता है, टोटल कितने चैप्टर हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने एक्सरसाइज है ना, तो गलती ना है, ये पूछता नहीं कितने एक्सरसाइज हैं, कितने चैप्टर, कितने ये
ये केवल मैं आपको, आप एक अच्छे स्ट्रेटेजी इस मैथ को लेकर के बना सकें। एक साल में जो एग्जाम होते हैं ना, तो उस एक साल में आपको एक अच्छा स्ट्रेटेजी आप इतने 602 क्वेश्चंस को लेकर के बना सकें और उसकी तैयारी कर सकें। वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको एक दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 49 एक्सरसाइज है। मान लीजिए कि आपको एक एक्सरसाइज बनाने में 2 दिन का टाइम हम दें, तो पूरा मैथ को बनाने में आपको मात्र 98 डेज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। लेकिन बच्चे 365 दिन लगाने के बाद भी उसका मैथ समाप्त नहीं होता है। एक बार से 2 बार भी नहीं पढ़ पाता। कई अच्छे कोचिंग में 1 से 2 बार पढ़ने में उसकी हालत खराब हो जाता है। तो आप बताइए, अगर आपका स्ट्रेटेजी पहले से अगर आपका जानकारी हो कि मैथ में कितनी एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज में हमको कितना दिन देना है, तो बताइए कितना आसान होगा। पहले बार भी खेत में हल चलाने में मेहनत लगता है, दूसरा बार हल चल गया है ना तो आसान हो जाता है चलाना। तो पहले बार आपको मान के लीजिए 100 दिन लगा, लेकिन दूसरे बार पड़ेगा तो जरूर है कि 100 दिन नहीं, आपको 70 से 60 दिन में आप बना लेंगे। तीसरे बार में आपको कम लगेगा, उससे कम लगेगा। इसी प्रकार से आपका मैथ पूरा लर्न हो जाएगा। आप अच्छी तरह से कर करके आप एग्जाम में अच्छा नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उस तरह का स्ट्रेटेजी बनाना होगा। मैथमेटिक्स तो ऐसे कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, या आप रट करके निकल नहीं सकते हैं। और सब विषय है, सोशल साइंस है, बायोलॉजी है, हिंदी वगैरह है, आप रट करके निकल सकते हैं। लेकिन मैथ के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा, है ना। इसलिए मैंने आपको एक दिन में कहें कि ये एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन होते हैं। किसी एक्सरसाइज में तो 2-3 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन निकल गया है। तो एक्सरसाइज को क्या लग रहा है आपको, एक दिन लगेगा? एक दिन बहुत हो गया। अगर आप मैथमेटिक्स के अच्छे छात्र हैं तो आपको एक दिन तो बहुत हो गया। हम कहते हैं कि एनसीईआरटी का मैथ पढ़ने में आपको 2 महीना काफ़ी लंबा समय हो गया। 2 महीना से 3 महीना नहीं लगना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत, आप इसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए और किस तरह से पढ़ना है, एक दिन में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, उस कमेंट से आप पीछे ना हटें और मैथ को अच्छे बनाने का प्रयास हमारा रहेगा। आप हमारे क्लास में हमारे 15 से 20 मिनट का ही वीडियो मात्र केवल मैं लेकर के आऊँगा। उससे ज़्यादा वीडियो मैं बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो होने से आप बोरिंग हो जाते हैं, आपको अक्कच होने लगता है। तो मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, शॉर्ट वीडियो हो, जिसमें सभी बातों को एकदम सरल से सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया गया हो, ताकि आप उस चैप्टर को समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हो। कोई भी भास्ट चीज़ है, टीचर क्या करते हैं, कोई भी कठिन से कठिन चीज़ को बच्चे के सामने हमेशा वह आसान तरीके से बना करके प्रस्तुत करने के काम करते हैं, वही तो अच्छे होते हैं ना। तो मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी चैप्टर जो भास्ट है उसको इतना सिंपल तरीके से प्रस्तुत करें कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये चैप्टर कठिन है या भारी है। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं और 15 चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। उस प्लेलिस्ट में प्रत्येक चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज है, प्रत्येक एक्सरसाइज का वीडियो उसमें रहेगा। और जब भी आपका मन हो हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे मैथमेटिक्स 369 चैनल में आकर के देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, एकदम निःशुल्क और फ्री रहेगा। मैं प्रयास करता हूं कि आपको हमारे माध्यम से अगर सरल से सरल शब्दों में आप हमारी बात को समझ पाते हैं, अगर अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो में जरूर कमेंट कीजिए। और हमें कहीं गलत भी अगर हमारे पास अगर पकड़ते हैं, हमारा वीडियो में कहीं लगता है गलत बता रहे हैं सर, तो जरूर कमेंट करें और हम उस कमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और उसे दूर करने की पूरा कोशिश करेंगे। ऐसे तो कोई हम बहुत बड़ा टीचर नहीं है, छोटा है, प्रयास पढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं और हम सीखने के साथ साथ आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको हम बता दें बच्चों की, आप जान रहे हैं कि 1 से लेकर के 15 चैप्टर है। इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर का नाम है उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं।
ऐसे आप छोटी क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर होते हैं। कितने तरह के नंबर होते हैं? दो तरह के नंबर होते हैं। एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। तो काल्पनिक संख्या का अध्ययन आपको क्लास 10th में नहीं पूछे जाते हैं, तो करना ही नहीं है। जिसका जरूरत हो केवल उसी से पढ़िए। ऐसे ज्ञान की अथाह समुद्र है ना, तो आपको जितना जरूरत है उतना ही पढ़ने की कोशिश करिए। अगर समुद्र में फंसने जाइएगा ना तो आप फिर पीछे रह जाइएगा। तो आप जितना जरूरत उतना ही। तो वास्तविक संख्या से क्वेश्चन से बनते हैं, तो वास्तविक संख्या में पढ़ना। काल्पनिक संख्या की क्या जरूरत है? 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन से बनते हैं और किन किन टॉपिक से बनते हैं उनके बारे में हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या पहले क्या क्या है उसको एक शॉर्ट नोट कर लीजिए, ताकि आपको एक अनुमान रहे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या बच्चों दो नंबर से मिलकर बने होते हैं। एक होता है अपरिमेय संख्या, एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या। एक होता है अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। हम अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे आपको अंग्रेजी विद्यार्थी अंग्रेजी में समझ ले और हिंदी विद्यार्थी हिंदी में समझ ले। और एक होता है अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय हो गया, एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अभी अपरिमेय और परिमेय संख्या की परिभाषा आप छोटी क्लास से जानते आ रहे हैं। तो हम लोग को परिमेय संख्या में क्या क्या अध्ययन करना है उनके बारे में जानिए। परिमेय संख्या में जो आपको सबसे पहले पढ़ना है बच्चों, ध्यान से देखिए, आपको परिमेय संख्या में परिमेय संख्या तो पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। उसके बाद सम संख्या हो गया। उसके बाद विषम संख्या हो गया। उसके बाद भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद अभाज्य संख्या हो गया। और उसके बाद सह अभाज्य संख्या हो गया। और उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बारे में भी देखेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में भी देखेंगे। और कुछ संख्या होते हैं जो कि आपको जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, ये छोटा छोटा चीज है। जुड़वा अभाज्य संख्या। और संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। और भिन्नात्मक संख्या, इस तरह की संख्याएं का हम लोग इसमें टोटल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये परिमेय संख्या के ही क्या है? प्रकार है। परिमेय संख्या की कैटेगरी में क्या करते हैं? बिलोंग्स करते हैं। लेकिन ये अपरिमेय संख्या में केवल और केवल अपरिमेय संख्या में लोग दशमलव प्रसारण के बारे में जानेंगे। और अपरिमेय संख्या के जोड़ घटा गुणा भाग क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अपरिमेय का जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में केवल जानकारी रखेंगे जो पूछता है एग्जाम में। तो इतना चीज के बारे में खास करके हमें क्लास 10th में जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे कि आप, हमको लगता है कि अगर आप अच्छे मैथ में नहीं भी जानते हैं तो आप कम से कम नाम तो जरूर सुने होंगे, जिसमें कि खास ध्यान मेरा किस पर रहेगा? पूर्णांक संख्या पर। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, जो कि पूर्णांक पर बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं। पूर्णांक संख्या जो होते हैं वह ऐसे संख्या होता है जो अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जाता है। पूर्णांक संख्या जो होते हैं अंश और हर के रूप में नहीं लिखे जाते हैं, तो नहीं लिखे जाते, इस बात को नोट बना लीजिए आप। पूर्णांक संख्या अंश और हर के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। वो जो होते हैं वह धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। मतलब नेगेटिव नंबर भी होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, मतलब कि नेगेटिव नंबर भी होगा, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर लें तो 1, -1, 0 और 1 डॉट 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 इनफिनिट तक जाएगा, ये भी डॉट 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 माइनस इनफिनिट तक ही जाएगा, मतलब है ना। तो अंश और हर के रूप में नहीं होगा, मतलब कि भिन्न के रूप में जो संख्या नहीं होगा
है ना, रूट के रूप में जो संख्या नहीं होगा वो संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जो कि आप छोटे क्लास में पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा आप खींचते होंगे, जो कि इस तरह के होते थे, ऐसे बनाते थे आप। इस यहाँ बीच में जीरो देते थे, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 इन्फिनिट तक जाते थे, -1 -2 -3 और इन्फिनिट तक जाते थे। इस तरह का आप बनाते थे। इसमें भिन्न वाले संख्या नहीं होगा, जो अंश और हर के रूप में नहीं होगा। जैसे कि पूछा जाए बताइए 1/2 पूर्णांक है, तो बोलेंगे नहीं पूर्णांक ही नहीं है, ये क्या है, भिन्न संख्या है। √2 पूर्णांक है, बोलेंगे नहीं ये भी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है। तो रूट वाली संख्या भी नहीं होंगे, जो अंश और हर के रूप में लिखा जाएंगे वो भी पूर्णांक नहीं होंगे। जो पूर्णांक में नहीं लिखे जाएंगे, जैसे 100 बताइए पूर्णांक है, बोलेंगे हाँ पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा 99 कौन संख्या है, पूर्णांक है, बोलेंगे हाँ पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, धनात्मक। -2 पूर्णांक है, बोलेंगे हाँ पूर्णांक है -2। ये अंश और हर के रूप में नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही तक रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग पूर्णांक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि पूर्णांक को किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से समझा जाता है। हम लोग ये देखेंगे कि एक सम संख्या जो होता है, एक सम संख्या को कितने तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरह से आप दिखा सकते हैं। विषम संख्या को आप कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरह से दिखा सकते हैं। एक छोटी सी झलक आप देख लीजिए। कोई भी सम संख्या लीजिए, यहाँ पर कोई भी सम संख्या लीजिए, 2 ले लीजिए हम, इसको आप कोई भी पूर्णांक से गुणा कीजिए। हम यहाँ पर पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक और जोड़ कर दीजिए। यहाँ पर आप 2 तरफ जोड़ कीजिए, एक विषम जोड़ कीजिए, एक क्या कीजिए, सम जोड़ कीजिए। ध्यान से देखिए, 2 को कोई भी संख्या से आप गुना करेंगे ना, कोई भी 2 क्या है आपका सम संख्या है। 2 क्या है बच्चों, आपका सम संख्या है। इस 2 जो सम है, तो सम संख्या को किसी भी पूर्णांक से गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट में सम ही होगा। ये बात तो आप जान लीजिए। 2 को गुना कीजिए 3 से 6 सम हो गया, 2 को गुना कीजिए 4 से क्या होगा 8 सम हो गया। मतलब 2 को किसी भी सम से कीजिए या विषम से कीजिए, रिजल्ट आपका क्या आएगा, सम ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि सम संख्या गुना पूर्णांक करेंगे तो बराबर क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। एग्जाम में पूछते हैं, इसको 2q पूछता है कि बताइए क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा। क्या बोलेंगे बच्चों, सम हो जाएगा ये। क्यों, 2 सम संख्या है और इस q क्या है, एक पूर्णांक है। q क्या है, एक पूर्णांक। 2m भी पूछता है, 2 क्या है, सम, m क्या है, कोई पूर्णांक हो सकता है। कह देता है कि 2m जहाँ एक पूर्णांक है तो क्या होगा, सम की विषम। तो क्या रखेंगे, लगाएंगे, सम में ही मारेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस है कि 4 को किसी भी पूर्णांक से गुना करेंगे, बताइए रिजल्ट में क्या आएगा, सम संख्या आएगा। क्यों, ये सम हो गया। बात समझ गए ना, बात समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विस्तार से जानेंगे, और ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, और यूक्लिड विभाजन परिमेय से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और उसके ऊपर एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। इसके ऊपर हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आज की लेक्चर इतनी ही रखते हैं, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा, ताकि आपको देखने में और समझने में अच्छा लगे, और कम समय में आप बेहतर ज़्यादा चीज़ को समझ पाएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।